शहर दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब धीरे धीरे अंधेरे में सिमट रहा था। शाम होते ही शहर की रोशनी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हर कोई अपने अपने काम से घर लौट रहा था। घड़ी में रात के करीब 9 बज रहे थे। रूपल, जो एक होटल में काम करती थी, अपनी सहेलियों रिया और निशा के साथ घर लौट रही थी। आज उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। अरे भगवान, आज तो भैया भाभी बहुत सुनाएंगे। अरे इतना टेंशन मत ले, हम हैं ना तेरे साथ। हाँ, बोल देंगे, होटल में ज्यादा काम था। तीनों हंसते बोलते आगे बढ़ ही रही थीं कि तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है। कार से कुछ अजनबी लोग बाहर निकलते हैं और बिना कुछ कहे रूपल को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, बचाओ। सब कुछ ही सेकंड में बदल जाता है। उसकी दोनों सहेलियां रिया और निशा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा न पाईं। कुछ ही पल में वे लोग रूपल को लेकर वहां से गायब हो गए। रिया और निशा वहीं खड़ी रह गईं, डरी हुई, कांपती हुई। दोनों सहेलियां काफी घबरा गईं कि अब हम क्या करेंगे, जल्दी से घर पर बताते हैं। फिर दोनों दौड़कर अपने अपने घर चली गईं और जाकर घर वालों को सब बता दिया। उन दोनों के घरवाले भी काफी परेशान हो उठे। उन्हें डर सताने लगा कि रूपल की तरह उनकी बेटियों के साथ ये हादसा हो सकता है। हमारे शहर में भी ये सब हो रहा है। रूपल 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। अपने नाम के समान ही दिखने में बेहद खूबसूरत थी। 5 साल पहले एक हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से वो अपने भाई विवेक और भाभी मोहिनी के साथ रह रही थी। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद रूपल बिल्कुल अकेली हो गई। उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। उसकी भाभी उसे भला बुरा कहने से बाज नहीं आती थी। रात में घर का काम करवाती थी। रूपल, किचन साफ कर दो। भाभी के तानों से परेशान होकर और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूपल ने होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसका भाई विवेक भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी न किसी बहाने रूपल से हमेशा रुपए छीनने की कोशिश करता। कभी कभी तो उसका मन सब कुछ छोड़ देने का करता, लेकिन वो अपने मम्मी पापा की इज्जत पर उंगली नहीं उठने देना चाहती थी। रिया से फोन पर रूपल के किडनैप की खबर सुनकर रूपल के भैया विवेक, अब ये और एक नई मुसीबत आ गई। अरे जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन इस मुसीबत को भी अभी ही आना था। कितनी बार कहा था विवेक की शादी कर दो उसकी, लेकिन तुम तो मेरी सुनते नहीं। मेरा भाई रॉकी अब देखने में इतना भी खूबसूरत नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमाता है, और वो भी तुम्हारी बहन से शादी करने पर अड़ा हुआ है। तुम भी ना मोहिनी, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि रॉकी का और रूपल का कोई मेल नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे मेरे कहने का मतलब है, रॉकी को कितना समझदार है, लेकिन रूपल है कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। हम उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उसकी शादी तो नहीं करवा सकते ना। मैं जब भी उसे रॉकी की बात करता हूँ, रूपल घर छोड़ने की बात करती है। और अब जब लोग सुनेंगे कि रूपल गायब है, तब अगर ये बात जात बिरादरी में बाहर निकलकर आ गई, अरे हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी तुम्हारी बहन कोई राजकुमारी तो है नहीं कि कोई घोड़े पर सवार राजकुमार आएगा। अब तो मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि पता नहीं किन लोगों ने उसका किडनैप किया है। तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही मैं पता लगाता हूँ। कुछ कह भी नहीं सकते? कहीं ये तुम्हारी बहन की कोई चाल तो नहीं घर से भागने की? बड़ी चालबाज है वो। वहीं जब रूपल को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपने आप को एक बड़े कमरे में पाया जो किसी आलीशान हवेली का कमरा लग रहा था। अपने साथ जो कुछ हुआ उसे याद करके और जब अपने आप को एक अज्ञात जगह पर पाकर रूपल का दिल रेलगाड़ी की इंजन की तरह ढक ढक करने लगा। मैं कहाँ आ गई हूँ? कौन थे वे लोग? क्या हुआ मेरे साथ? रूपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन डर और सवालों से घिर चुका था। क्या कोई है? दरवाजा खोलो। क्या कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया। रूपल रोने लगी। उसके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो अपने शरीर को टटोल कर देखने लगी, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था। तभी दरवाजे का कमरा खुला। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोटी मालकिन, आप तैयार हो जाइए। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कौन सी जगह है ये? और कौन छोटी मालकिन? सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से पूछ रही हूँ। छोटी मालकिन, आप तैयार हो जाइए। ये आपके कपड़े हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो पास में जो बेल है उसे दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वो औरत नजर झुकाए हुए बस रूपल के सामने खड़ी थी। उसने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया।
उस औरत को अपनी बातों का कोई जवाब ना देते देख रूपल का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। रूपल ने सारा सामान फेंक दिया। तभी अचानक किसी के आने की आहट पाकर रूपल ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही कमरे के अंदर उसने कदम रखा और दरवाजे की तरफ देखकर रूपल अवाक रह गई। आदित्य सिंह राठौर, तुम? उसकी आंखों में न कोई पछतावा था, न ही कोई भावना, बस घमंड से भरी ठंडी नजरें। रूपल की दिल की धड़कन और तेज हो गई। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? ये राक्षस मेरे साथ क्या करेगा? तुमने मेरा किडनैप करवाया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे गुठवा लोगे और मैं? अचानक उसके दिमाग में एक बात कौन थी। तो इसका मतलब इस खड़ूस ने उस दिन होटल वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए, उस दिन होटल में जो हुआ उसका बदला ले रहे हो तुम? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ठंडा घमंड साफ झलक रहा था। होटल? तुम सच में सोचती हो कि तुम इतनी जरूरी हो? तो फिर तुम तो उससे भी पहले से मेरी नजर में थी। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता। कुछ हफ्ते पहले रूपल मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी और हाँ भाभी, बड़ी जल्दी थी घर से भागने की। ये जो नाश्ते की प्लेटें पड़ी हैं, क्या तेरा बाप आकर साफ करेगा? नहीं भाभी, मैंने तो सारे बर्तन धो दिए थे। फिर तभी अचानक रूपल किसी से टकरा गई। उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। रूपल ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे रुको रुको, तुम्हारी आरती उतारनी है। कितने बेशरम इंसान हो तुम। एक तो मेरा नया फोन तोड़ दिया और सॉरी बोलने के बजाय सीधे चले जा रहे हो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी तमीज है या नहीं? आदित्य बस उसे घूरता रहा। उसकी चुप्पी रूपल के गुस्से को और भड़का रही थी। ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? या मुंह में जबान नहीं है? तुम्हें पता है क्या बात है? फोन तो किसी राजा महाराजा की तरह है तुम्हारा, लेकिन जानती हूँ तुम जैसे लोगों की बातें बड़ी बड़ी, पर जेब में एक पैसा तक नहीं रहता होगा। रूपल की ये बात, तीखी बातें आदित्य को नुकीले तीरों की तरह चुभ रही थी। मुझे सुनाई देता है, बार बार एक ही बात मत बोलो। हो गया वो तुम्हारा, अब मैं बोलूं? गलती तुम्हारी थी। तुम फोन पर बातें करती हुई आ रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था। रही बात फोन की, तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। मेरा रास्ता छोड़ो। आहा, अब तो ऐसे ही कहोगे और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यहाँ की रियासत के राजकुमार हो जो मेरा फोन लौटा दोगे। खड़ूस कहीं के, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। रूपल की यही आवाज बार बार आदित्य के कानों में गूंज रही थी। ये एक धमकी थी और आदित्य सिंह राठौर को धमकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन आगमन होटल। रूपल आज भी उसी बात को याद करके उसे कोस रही थी। खड़ूस, घमंडी कहीं का। कि तभी, रूपल, ये तेरे लिए कोई पार्सल आया है। पार्सल? मेरे लिए? मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। शायद उसी ने भेजा है जो कल तुमसे टकराया था। अरे, ये तो आईफोन है। और ये कोई मामूली फोन नहीं, लगभग 2 लाख का होगा। लॉटरी लग गई तेरी तो किस्मत खुल गई। ये किस्मत नहीं है, उस घमंडी ने मेरे 15,000 के फोन के बदले ये 2 लाख का फोन भेजकर मेरी बेइज्जती की है। उसने मुझे खरीदा है। ये फोन नहीं, मेरी बेइज्जती का सबूत है। मैं ये भीख नहीं रख सकती। अरे मैडम जी, ये भीख नहीं है, किस्मत है। कोई 2 लाख का फोन ऐसे ही नहीं देता। रख लेना। नहीं, मैं इसे वापस करूंगी। पर कैसे? तू जानती है वो कौन है, कहाँ रहता है? पार्सल में भी कोई पता नहीं लिखा। रूपल की आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। नहीं जानती, लेकिन अगर किस्मत ने उसे दोबारा मेरे सामने लाया तो ये फोन उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। और आज वही रूपल उसी इंसान के घर में खड़ी थी। तो तुमने उस बेइज्जती के लिए मुझे अगवा किया? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी सख्ती थी। अगर तुम अब भी ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारा किडनैप कराया है, तो तुम गलत हो। रूपल के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? जिसे वो अपना अपहरणकर्ता समझ रही थी, वही कह रहा था कि उसने किडनैप नहीं कराया? क्या मतलब? बेइज्जती का बदला नहीं? नहीं, पहले पूरी बात सुनो। मेरी भेजी हुई कीमत को भी तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए ही रखा था, है ना? रूपल के दिमाग में पुरानी बातें तेजी से घूमने लगी। अगले दिन अखबार में खबर छपी थी, राठौर 5 स्टार होटल, करियर अपॉर्चुनिटीज, वी आर हायरिंग फॉर वेरियस पोजीशंस। रूपल नहीं जानती थी कि किस्मत उसे उसी इंसान के सामने फिर ले आएगी। अरे रूपल, सुना तुमने? राठौर होटल में वेटर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है। सैलरी भी यहाँ से 3 गुना ज्यादा है। ये तेरे लिए परफेक्ट मौका है। अगर यहाँ नौकरी मिल गई तो तुझे भैया भाभी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हाँ,
ये मेरी आज़ादी का टिकट हो सकता है, मैं कल ही जाऊं। अगले दिन रूपल उस आलीशान होटल पहुंच गई। हे भगवान, ये होटल तो किसी महल जैसा है। जी, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, इंटरव्यू 10वीं मंजिल पर है, केबिन नंबर 101। 10वीं मंजिल? एक वेटर के जॉब के लिए? रूपल को अजीब लगा, लेकिन वो आगे बढ़ गई। 10वीं मंजिल पर पहुंचकर रूपल हैरान रह गई। वहां एक से एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जरा इसे देखो, बहन जी भी आ गईं। लगता है गांव से सीधे चली आई हैं। रूपल को सबकी नजरें चुभने लगी। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगला नंबर, आप आइए अंदर। घबराए कदमों से रूपल केबिन के अंदर गई। कमरे की सजावट देखकर ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। गुड मॉर्निंग सर। और फिर उसकी नजर सामने बैठे इंसान पर पड़ी। वो और कोई नहीं, आदित्य सिंह राठौर था। ये वही घमंडी खड़ूस? मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, बाकी लड़कियों की तरह कीमत से खींची चली आई हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, पर्सनल वेटर की नौकरी। शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ मेरे कमरे में रहना होगा। ये सुनकर रूपल के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। आदित्य ने उसके सामने एक ब्लैंक चेक रख दिया। कीमत जो तुम चाहो, जल्दी करो, मेरे पास और भी काम है। कीमत चाहिए ना तुम्हें? रुको, अभी देती हूँ। वही आईफोन का डब्बा जिसे वो लौटाना चाहती थी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कीमत चाहिए थी ना, तो ये रही तुम्हारी कीमत। रूपल ने आईफोन का डिब्बा उसकी तरफ फेंक दिया। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया अभी जो उसके साथ हुआ था। फोन लगने से उसके सीने में दर्द होने लगा। मैं गरीब जरूर हूं आदित्य सिंह राठौर, लेकिन बिकाऊ नहीं। आज के बाद अगर मेरे सामने आए तो चप्पल से धुलाई कर दूंगी। आया बड़ा मुझे कीमत देने वाला। देख लूंगा तुमको। पूरा शहर जिससे डरता था, आज उसी आदित्य सिंह राठौर को एक साधारण लड़की ने उसकी ही ऑफिस में बेइज्जत कर दिया। तो तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरा किडनैप करवाया? नहीं, मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं करवाया। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, सच यही है। आदित्य की बात सुनकर रूपल को झटका सा लगा। अगर बेइज्जती का बदला नहीं तो फिर क्यों तुमने मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने अपनी अब तक की पूरी जवानी में कभी किसी से ना नहीं सुना, और तुमने मुझे 2 बार ना कहा। लेकिन फिर तुमने वो भलाई का नाटक क्यों किया? भलाई? कौन सी भलाई? भूल गई इतनी जल्दी? याद करो, वो सड़क, वो कार, वो झूठा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कार? भलाई? तभी एक कार एक आदमी के सामने जाकर रुकती है। इत्तेफाक से रूपल और उसकी फ्रेंड्स वहीं थे। रूपल और उसकी सहेलियां मदद के लिए उस तरफ भागे। हे भगवान, हमें पहले ही देर हो रही है और ये बला कहाँ से आ गई? हाय, मेरा पैर तोड़ दिया। उफ, इसे तो बहुत चोट लगी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम अमीरों ने मुझे अपाहिज बना दिया। मेरा इलाज कौन करेगा? देखिए, आप पुलिस मत बुलाइए। आपको जो भी, मुझे पूरे 10,000 रुपए चाहिए अभी, वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और फिर पुलिस तुम्हें देखेगी। ये तो वही आदमी है। मैंने इसे कल भी इसी जगह ऐसा करते देखा था, किसी और गाड़ी के सामने झूठे एक्सीडेंट का नाटक करते हुए। ये तो धोखेबाज है। रुकिए आप, इस धोखेबाज को 1 पैसा भी मत दीजिए। ये 1 नंबर का झूठा है। मैं इसे रोज यहाँ यही नाटक करते देखती हूँ। ए लड़की, तू कौन होती है? देख नहीं रही मेरा पैर टूट गया? मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। तुम्हारी सारी सच्चाई इस कैमरा में कैद हो गई है। कैसे तुमने गाड़ी के सामने एक्सीडेंट का नाटक किया। रुक, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। अरे नहीं, प्लीज, मेरा पैर नहीं टूटा। टूटा हुआ पैर जैसे हवा में गायब हो गया और वो लड़का भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर ने एक पल के लिए रूपल को देखा, लेकिन जल्दी जाने के चक्कर में वहां से कार लेकर निकल गया। अजीब लोग थे, थैंक यू तक नहीं बोला। छोड़ न रिया, चलो वैसे भी देर हो रही है। वो तो एक मदद ही की थी, तो क्या इसके लिए? तुम्हारी उसी भलाई ने तुम्हें आज यहाँ मेरे सामने ला खड़ा किया है। मैं अभी भी कुछ समझी नहीं। उस घटना का मेरे किडनैप से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। इसके बाद आदित्य उसके सामने शादी का प्रपोजल रखता है और कहता है, तुम ये कपड़े पहन लो और तुमको आज अभी मुझसे शादी करनी होगी। शादी? लेकिन क्यों? तुमसे जितना बोला है उतना करो, मेरा दिमाग मत खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया भाभी को जान से मरवा दूंगा। इसके बाद आदित्य उसको अपनी दुल्हन बनाने के लिए फोर्स करता है, और जब वो नहीं मानती है तो उसके भाई भाभी का एक्सीडेंट कराने की धमकी देता है, और इससे भी वो नहीं मानती है तो उसके मरे हुए माता पिता की इज्जत का वास्ता देता है और बोलता है, मैं सब जगह ये खबर फैला दूंगा कि तुमने पैसे के लिए एक अमीर आदमी को फंसाया और अपने भैया भाभी को मरवा दिया। रूपल उसके इस झूठ से डर जाती है और अपने माता पिता की खातिर उससे शादी करने को राजी हो जाती है।
आदित्य एक पंडित को बुलाकर घर में ही शादी करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि रूपल का उसकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा और ना ही वो कभी उसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगेगी। वो रूपल से कहता है कि तुमको मेरे घर वालों के सामने इस शादी को निभाने का नाटक करना है और मेरे बोबा जी के सामने भी। वे अभी बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। रूपल भी उसके सामने शर्त रखती है कि तुम कभी मेरे साथ पति पत्नी की तरह नहीं रहोगे और ये नाटक तब तक ही चलेगा जब तक तुम्हारे बोबा जी ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तब तक जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मैं तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा। भाड़ में जाएं तुम्हारे पैसे, मुझे अपने पैसे की धौंस मत दो।